जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, आभार और आपका अभिनंदन है। कल गैप था और मुझे मालूम है कि कल भी आपको बेताबी से इंतज़ार रहा होगा खबरों का कि दिन भर की क्या अपडेट है, क्या कुछ घटित हुआ। लेकिन अब हम एक दिन छोड़ करके एक दिन करते हैं तो मुझे भी थोड़ा सा वॉइस रेस्ट मिल जाता है और फिर 2 दिन का जो डाटा होता है ना वो कलेक्ट भी अच्छा हो जाता है। तो बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी बातें होंगी और कहने सुनने को। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे उस बात से कि आप सबसे पहले तो शेयर करना शुरू करें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं लिंक को भी। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए ये सच है कि तेज़ी से फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं, तेज़ी से लोग जुड़ते जा रहे हैं और ये सब आप लोगों की ही बदौलत है। आप लोग जहाँ भी जिससे भी मिलें उनसे कहें कि वाकई में एक ऐसा चैनल है। अगर आपको लगता है तो, ये हमारा फोर्स नहीं है, अगर आपको लगता है कि वाकई में एक ऐसा चैनल है जो अच्छा काम कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है, आपके आसपास की हर अपडेट, आपके आसपास की हर खबर आप तक पहुंचा रहा है। दूसरी बात कि लोगों में भी जागरूकता आ रही है। अब जितने लोग हैं वही हमारे पत्रकार का काम कर रहे हैं, वो हमारे पास में खबरें भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं। आपको पता होगा 2-3 दिन पहले जो हमने कोयला वाली जो वीडियो डाली थी, जो भगवान के मंदिर में बैठ कर के और स्मैक और नशे का उपयोग कर रहे थे, वो भी हमारे किसी दर्शक ने भेजी थी हमको। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमें भेजते हैं और हम उनकी पुष्टि करते हैं, उसके बाद ही हम उस खबर को पेज पर डालते हैं। जनता में, समाज में जागरूकता आए, यही हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। किसी फालतू बातों में या फालतू में पचड़े में पढ़ने से अच्छा ये है कि अपने काम पर और जनता को जागरूक करने पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें, फोकस करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो फटाफट आप खबरों को शेयर करिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, लोगों को बताइए कि हाँ, जी न्यूज़ पोर्टल पूरी निष्पक्षता के साथ में, पूरी निडरता के साथ में खबरें दिखाता है, सटीक खबरें दिखाता है और कोशिश हमारी यही रहती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की और इन 2 दिनों में क्या कुछ घटित हुआ, क्या कुछ नया पिटारे में है हमारे में, तो वो हम आपको बताते हैं। कल एक खबर आई शाम को और बड़ी ऐतिहासिक खबर थी साहब कि 10th की बोर्ड की और 12th की बोर्ड की एग्ज़ाम जो है वो RBSE ने रद्द कर दी। बड़ी धमाकेदार खबर थी और ध्यान आकर्षित किया सभी का। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो निराश हुए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे खुश हुए, बल्कि बच्चे निराश हुए। और निराश इसलिए हुए कि सर देखिए, हर बच्चा एग्ज़ाम तो देना चाहता है, वो तरीके से अगली क्लास में जाना चाहता है। 1-1.5 साल से वैसे ही वो ऐसी मानसिक अवस्था से गुजर रहे हैं कि पता ही नहीं चल पा रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो एग्ज़ाम तो होनी चाहिए थी, लेकिन इसके कई मायने हैं दोस्तों। जो कल मंत्रिमंडल में फैसला लिया गया गहलोत जी की अध्यक्षता में और उसके बाद में ये आया कि साहब रद्द हो जाएगी एग्ज़ाम। आपने एक बात गौर की कि 2-3 दिन पहले यही सरकार ये कह रही थी और शिक्षा मंत्री डोटासरा ने भी कहा कि नहीं, एग्ज़ाम तो करवाई जाएगी जुलाई के पहले सप्ताह में या कैसे भी करके, लेकिन एग्ज़ाम तो होगी। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक सरकार को ये फैसला लेना पड़ा कि साहब एग्ज़ाम नहीं होगी। दरअसल कल दोपहर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट किया CM गहलोत को और उनसे कहा गया कि 10th क्लास की और 12th क्लास की जो बोर्ड की एग्ज़ाम है राजस्थान में, उसको रद्द कर दिया जाए। और शाम को निर्णय हो गया। तो ये निर्णय किसका था? आला कमान का निर्णय था या CM गहलोत का निर्णय था या शिक्षा मंत्री डोटासरा का निर्णय था? लेकिन आखिर में निर्णय हो गया। प्रियंका जी से एक रिक्वेस्ट, अगर उनके कहने से ये हुआ है तो बहुत बढ़िया है। चलिए, आपके कहने से कम एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया। लेकिन फिर हम एक रिक्वेस्ट और करना चाहेंगे कि जब यूपी सरकार से आप रिक्वेस्ट कर सकती है कि साहब बिजली के बिलों को माफ़ किया जाए, तो मौजूदा कांग्रेस सरकार से भी अगर आप एक ट्वीट ये कर दें कि लोगों की स्थिति नहीं है कि वो बिजली के बिल दे पाएँ, तो ज़्यादा नहीं, 6 महीने का अगर नहीं कर सके तो कम से कम 4 महीने का बिजली के बिल तो माफ़ किए ही जा सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। सर वो लेके आना, 1 मिनट, मेरा वो रह गया चश्मा। तो बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हुई। हालांकि देखिए, अभिभावक और बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो शायद इससे संतुष्ट नहीं है इस फैसले से, और एग्ज़ाम तो होनी चाहिए थी, ऑब्जेक्टिव टाइप भी करवाई जा सकती थी और वो फैसला, वो निर्णय भी लिया जा सकता था। खैर, और उम्मीद ये करते हैं कि अब उच्च शिक्षा को लेकर के भी ये खबर आई है कि 10 जून तक 5 सदस्यीय कमेटी जो बनाई है वो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी कि 10 जून तक ये फैसला भी हो जाएगा कि साहब उच्च शिक्षा की जो परीक्षाएं हैं वो भी होंगी या नहीं होंगी, या उनको लेकर के भी सरकार कोई डिसीजन लेने वाली है। तो हम तो ये कहेंगे कि कम से कम करवाई जा सकती हैं परीक्षाएं। अगर ऐसी तो कोई बात नहीं है, जब धीरे धीरे हम इस पैंडेमिक सिचुएशन से निकल रहे हैं, केसेस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं,
तो अगर सरकार थोड़ी सी पेशेंस रखती और कोशिश करती तो मेरे ख्याल से एग्ज़ाम आयोजित की जा सकती थी। लेकिन उम्मीद ये कर रहे हैं कि हायर एजुकेशन की जो एग्ज़ाम है, यूनिवर्सिटी लेवल की जो एग्ज़ाम है, कम से कम वो तो आयोजित की ही जाएंगी और 10 जून तक इसका फैसला हो जाएगा। लोग शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर? शेयर ज़रूर करें सर, बहुत सारी बातें आज करने के लिए। अब आपके लिए एक अहम मुद्दा और एक अहम बात, बिजली के बिल आना शुरू हो गए। आ तो पहले भी रहे थे, ऑनलाइन भी आ रहे थे, एवरेज बिल भी आ रहे थे, और अब इनमें घालमेल भी शुरू हो जाएगा। ये आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से, बिजली विभाग भी जानता है और हम भी जानते हैं। आज में मेरे पास में 3 से 4 लोगों ने कॉल किए जिनके पास बिजली के बिल आए कि साहब पिछली जो रीडिंग है उसके आधार पर 2 महीने पहले हमने बिल जमा करवा दिए, 2 महीने से आप रीडिंग लेने नहीं आए और एवरेज बिल आपने भेजा वो भी हमने जमा करवा दिया, और अब जो बिल आया है वो भी पिछली रीडिंग और अब तक का जोड़ करके आया है। अब बताइए आप, तो फिर मैंने जो एवरेज बिल दिया वो कहाँ गया, उसका पैसा कहाँ गया? और अब बहुत सारे नई चीज़ें हैं ना वो निकल करके सामने आएंगी और बिलों का पेच फिर फंसेगा, जैसे पहले जून जुलाई में फंसा था। इन्होंने वसूली करना छोड़ा नहीं, अगर बिल नहीं दोगे तो कनेक्शन काटने की तलवार लटकेगी फुल फ्लैश। क्योंकि आज आपको मैं बताऊं कि बीसी हुई थी और जो सचिव है ऊर्जा सचिव, उनने बीसी के माध्यम से जितने भी ऐसी हैं उनको निर्देश दिए हैं कि साहब एक तो जो ख़राब मीटर है 6 महीने पुराने जो मीटर हैं ख़राब हैं 6 महीने से जिनकी शिकायतें हैं वो 30 जून तक बदले जाएं, और जो पुराना इससे भी पुराना मामला है उनको 31 जुलाई तक बदलने का काम शुरू करें। मीटर तो आप बदल दोगे, ठीक है, आप अपने करने का काम है वो करिए, वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जनता के साथ में बिलों को लेकर के जो बार बार आप गड़बड़ झाला करते हैं ना, ये जो अंदर की बात है ये तो कम से कम क्लियर कर दीजिए आप बिल किस हिसाब से भेजते हैं, कैसे इनमें संशोधन होता है। अच्छा, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपको रिटर्न में कुछ नहीं देता। अगर बिल ज़्यादा पहुंच गया तो अगले बिल में भरपाई हो जाएगी, कितनी होगी कैसे होगी भगवान जाने, क्योंकि भरपाई करने वाले भी तो यही है, रीडिंग लेने वाले ये हैं, चार्ज लगाने वाले ये हैं, तो भरपाई करने वाले भी यही है। तो ये जो चीज़ें हैं ना अब ये निकल करके सामने आने वाली हैं। बिजली के बिल जो हैं वो अब फिर टेंशन और करंट देने वाले हैं। बिजली की कटौती जारी है ही। कोरोना अपडेट की बात करते हैं, चलिए। तो 1258 केस आए। आपको याद होगा परसों या पहले दिन मैंने बताया था कि केस 1000 से कम हो गए थे पूरे राजस्थान में। मिनी अनलॉक शुरू हो गया कल से, और रिजल्ट ये निकला साहब कि तेज़ी से फिर केस बढ़े, ठीक है ना, क्योंकि केस कौन बढ़ा रहा है? हम ही बढ़ा रहे हैं साहब। आज गंगापुर सिटी से जो भीड़ भाड़ जम करके हो रही है उसके वीडियो और फोटो बहुत सारे दर्शकों ने मेरे पास भेजे, अजय जी देखो कितनी भीड़ हो गई, ये हो गया। मैंने उनसे एक ही बात कही, रिप्लाई उनको यही दिया कि सर ये भीड़ मैंने नहीं की है, ये भीड़ करने वाले कौन है? आप और हम ही हैं। क्या करे प्रशासन, एक एक आदमी को रोके? कैसे व्यवस्था हो ये तो आपको सोचना है कि जब हम बाज़ारों में नहीं निकले तो केस कम हो गए, अब हम वापस बाज़ारों में निकलेंगे, भीड़ जमा करेंगे, इकट्ठे होंगे, कोई मास्क नहीं लगाएंगे तो ये तो फिर बढ़ेगा मामला। तो क्या करे प्रशासन? प्रशासन अपने करने का काम है ना वो बेहतरीन तरीके से कर रहा है साहब, लेकिन जनता अगर सहयोग नहीं करेगी तो आप कितना ही कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। तो 1258 केस हैं, 44 मौतें हैं, और एक्टिव केस जो हैं पूरे राजस्थान में वो 27,408 हैं। जयपुर में सबसे ज़्यादा 340 हैं। शुरू से जयपुर में ही सबसे ज़्यादा केसेस रहे हैं और जयपुर से के बाद में जोधपुर और उदयपुर में रहे हैं। कुल मिलाकर के यह है साहब कि केस तो तेज़ी से कम हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि ये जो मिनी अनलॉक है ना ये फिर से सारे काम पर पानी फेर दे, ये भी निश्चित मान लीजिए आप। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ केस कम हो गए तो अब हम लापरवाह हो जाएं। हालांकि इसमें एक चीज़ और है, मैं आपको बताऊं, सरकार ने जो टाइम है ना वो उतना ही रखा है, जबकि सरकार को कम से कम ये टाइम 2 बजे तक का करना चाहिए था। 8 बजे 9 बजे बंदा नहा धो करके घर से निकलता है, तब तक 2 घंटे का टाइम रहता है, 11 बजे बाज़ार बंद होना है, तो भीड़ तो बढ़ेगी। अगर आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते, उसमें थोड़ी सी रिबेट दे देते तो ज़्यादा बेहतर होता कि शायद भीड़ से कुछ राहत तो मिल सकती थी। जो सैलाब और हुजूम उमड़ता है ना वो नहीं उमड़ता। लेकिन सरकार के अपने निर्णय हैं। मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि सर प्लीज़ कोशिश यही करें, बेवजह ना निकलें, और ज़रूरी काम हो तो ही निकलें, बेवजह की भीड़ ना करें, एक जगह पर इकट्ठे ना हों, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और एक डिस्टेंस बना करके ज़रूर रखें,
तो ये, नहीं तो फिर ये केस फिर बढ़ने लगेंगे, फिर सरकार को वही करना पड़ेगा, सब घरों में फिर कैद हो जाएंगे, जबकि सरकार चाह रही है धीरे धीरे सारी सिचुएशन जो है वो सामान्य हो जाए। और प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। कल की जो खबर है उसने सबका ध्यान आकर्षित किया है। देखिए, जब ये सरकार बनी थी ना, तब से ही उथल पुथल चल रही थी। नाव एक थी और खेवैया दो थे, दो माझियों को लगा दिया और दोनों ने अलग अलग दिशाओं में अपने अपने चप्पू चलाए। नहीं चली वो बात, और उठापटक के बाद में जैसे तैसे जादूगर की जादूगरी चली और उन्होंने स्थिति को संभाल लिया। लेकिन क्या उसके बाद सब कुछ ठीक रहा? नहीं रहा। कभी किसी विधायक ने बगावत कर दी, कभी किसी ने अपने सरकार के खिलाफ जहर उगला। हेमराम चौधरी का ताज़ा उदाहरण हमारे पास में है ही। और कल दो बड़े जो वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके जो विवाद था वो सामने आया खुल करके। पीसीसी चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी और शांति धारीवाल यूडीएच मंत्री, दोनों के बीच तगड़ा विवाद हुआ और वही बच्चों की तरह लड़ाई कि तू बाहर निकल फिर देखता हूँ। आप सोचिए, क्या आंतरिक लोकतंत्र मौजूद है इस समय कांग्रेस में? या गहलोत इन चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं? क्योंकि इन चीज़ों का सीधा सीधा असर आम जनता पर भी पड़ता है और छोटे जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उन पर भी पड़ता है। उनको गलत मैसेज मिलता है, गलत मैसेज जाता है, फिर आप अपने कामों पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, योजनाओं पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। आज धारीवाल जी ने सीएम गहलोत से मुलाकात भी की, क्या निकल कर के आएगा वो बात की बात है। लेकिन कुल मिलाकर के कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं होगा ना, पार्टी के अंदर संगठन में सब कुछ ठीक नहीं होगा, तो फिर वो चीज़ें निकल करके बाहर आती है। और आज के ज़माने में मीडिया से कुछ नहीं छुपता सर, सब निकल करके सामने आता है। और यही चीज़ें फिर आम आदमी, क्योंकि योजनाएं फिर क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं ढंग से। आप देखिए, अभी तक तो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। बहुत सारे विभाग हैं जिनको गहलोत साहब खुद लेकर के बैठे हैं, जिनके काम ही नहीं हो पा रहे, कोई प्रोग्रेस उन क्षेत्रों में नहीं हो पा रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक है, 1-1.5 साल का समय ऐसा था कि कोरोना सब कुछ निकल गया, लेकिन फिर भी करने के काम तो सारे करने ही पड़ेंगे ना साहब, वरना हम बहुत पीछे होते चले जाएंगे। कोरोना ने पहले ही बहुत पीछे कर दिया है। तो ये है। और बाकी आम नागरिकों को एक सूचना और देना चाहूँगा कि राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जो राशनों में का गेहूँ है उसका वितरण शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल अपने राशन डीलर से कंसल्ट करके और वो लेकर के आएँ। 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो केंद्र सरकार ने गेहूँ भेजा है वो निःशुल्क है, उसका कोई पैसा आपको नहीं देना है। राज्य सरकार के का जो गेहूँ है उसका ज़रूर पैसा देना है। तो ये है, सीएम गहलोत ने आज फिर केंद्र सरकार से फ्री वैक्सीन की मांग की है कि केंद्र की जिम्मेदारी है वो जितना भी वैक्सीन हो राज्यों को मुफ्त दे। तो राज्यों ने जो जितना फंड इकट्ठा किया है वो किस काम आएगा? फिर ऑक्सीजन भी सरकार दे रही है, केंद्र सरकार सारा कुछ दे रही है आपको, और आप कह रहे हैं कि साहब फ्री वैक्सीन। आपको पता है कितनी अर्थव्यवस्था पर कितना फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों का? राज्यों का कुछ योगदान हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी उन्होंने मांग की है और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका भी दायर की है। विद्यालय खोलने का फैसला, विद्यालय कब खुलेंगे? बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के तो फैसला हो गया, ठीक है ना। 10वीं के बच्चे बिना पढ़े बिना बोर्ड की एग्ज़ाम दिए, बड़ा डर रहता था बोर्ड की एग्ज़ाम का। पहले के टाइम पे तो इतना ज़बरदस्त डर रहता था कि मत पूछो। अब तो फिर भी देखिए समय बदल गया और बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं। पहले जब हम 10th की या आप लोग 10th की दिया करते थे तो अगर 40-45% कोई बच्चा बना लेता था ना साहब, तो मोहल्ले में मिठाई बढ़ती थी, बड़ा होता था साहब इतना परसेंटेज बना लेना। अभी आज तो सामान्य सी बात हो गई। बोर्ड की एग्ज़ामों को लेकर के बच्चों में काफ़ी डर था, तो वो डर तो निकल गया। उम्मीद ये है कि साहब अब वो प्रमोट हो गए तो अगली क्लास में पहुंच गए। सीनियर वाले बच्चे हैं उनको लेकर के लेकिन फैसला करना पड़ेगा। अभी भी सरकार को आपने एग्ज़ाम तो रद्द कर दी, लेकिन असेसमेंट के द्वारा या किसी और चीज़ के माध्यम से उनको यूनिवर्सिटी के लेवल तक कुछ ना कुछ तो आपको करवाना पड़ेगा। विद्यालय खोलने का फैसला जो है उसको लेकर के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन पूरी तरह खुल जाएगा और स्थिति थोड़ी सामान्य होगी, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि विद्यालय कब खोले जाएँ। हालांकि जो रिपोर्ट उनको दी है उसके मुताबिक ये है कि साहब 15 जुलाई से सेशन स्टार्ट किया जा सकता है। तो देखते हैं क्या फैसला लेती है सरकार। अवैध खनन और रॉयल्टी नाकों पर एक लाइव मैंने भी दिखाई थी आपको, बड़ी ख़तरनाक थी साहब, ताजपुर की। उस पर कार्रवाई भी हुई है और मेरे आज सुनने में भी आया है कि प्रशासन ने वहाँ कार्रवाई करते हुए उसको हटा दिया गया है और उच्च अधिकारियों तक और मंत्री लेवल तक ये खबरें, हमारी जो खबर है वो पहुँची है। और इसको देख करके आज जयपुर के पास जो बस्सी है वहाँ से भी कुछ दर्शकों के हमारे पास फ़ोन आए थे।
उन्होंने कुछ एविडेंस भी मुझे भेजे थे कि साहब हमारे यहाँ भी यही गंदा खेल चल रहा है, रॉयल्टी नाकों के नाम पर ट्रॉली वालों से पैसा लूटा जा रहा है, कोई रसीद नहीं दी जा रही है, कोई रेट निर्धारित नहीं है और मनचाही शुल्क ले रहे हैं वो लोग। और यहाँ लाल पर्ची चल रही थी, वहाँ सफ़ेद चल रही है। यहाँ तो फिर भी चलो छप करके, वहाँ कोई छप करके नहीं है सर, कागज़ का पन्ना एक फाड़ा और उस पर पेन से लिख देते हैं 800 रुपये, 700 रुपये, 400 रुपये, 150 और ले जा भग जाए ऐसे। ये सिस्टम चल रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने अपनी उस दिन की लाइफ में भी ये कहा था कि ये 3 ऐसे हैं, बजरी माफिया, शराब माफिया और खनन माफिया। ये माफिया नहीं है, इनको माफिया सरकार ने बनाया। सब बड़े बड़े जो मंत्री हैं ना वो इन्वॉल्व रहते हैं इनमें, बड़े बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं ना वो इन्वॉल्व रहते हैं इन खानों में, इन शराब के मामलों में, ठेकों में, और उन्हीं की सरपरस्ती में ये सारा खेल चलता है। तो ये माफिया नहीं है। माफिया की जड़ें नीचे से लेकर के ऊपर तक फैली हुई हैं और ये ऐसा कारोबार है साहब जो बहुत बड़े लेवल पर फैला हुआ है और पूरे राजस्थान भर में ये मामला चल रहा है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया को भी हमने वो खबर ट्वीट करके उनको भेज दी है स्पेशली, वो देखें, कार्रवाई करें। हाल तक अभी तक तो अभी ऐसी कोई सूचना आई नहीं है कि साहब गहलोत जी का कोई महकमा ऐसा है या विभाग ऐसा है जो बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहा हो। तो ऐसी चीज़ें तो सामने आई नहीं है। आबकारी विभाग का तो कहना ही क्या, उसकी तो सुस्त चाल। एसीबी के अलावा पूरे राजस्थान में कोई डिपार्टमेंट लग ही नहीं रहा कि वो काम कर रहा है या जीवित है। और ये सही बात है, कोई माने या ना माने। वो एसीबी ज़रूर है ना, वो लगातार काम कर रही है अपना, लेकिन और सारे विभाग है ना वो बिल्कुल सुस्त पड़े हुए हैं। अगर ये काम ही नहीं करेंगे, प्रशासन ध्यान नहीं देगा, तो फिर लोगों की जेबों पर इसी तरह डाका पड़ता रहेगा, भ्रष्टाचार फलता और फूलता रहेगा। तो वहाँ से भी आज हमारे पास में दर्शकों ने फ़ोन किया था बस्सी से कि साहब वहाँ भी इसी तरह का गड़बड़ झाला चल रहा है, तो वो भी हम पेज पर डाल देंगे खबर। और मैंने उनको बोला भी है कि ठीक है, आप वहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं या मीडिया कर्मी हैं उनको सूचना दें, शायद वो आपकी कोई हेल्प कर पाएँ। तो देखते हैं, लेकिन सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। तो ये प्रदेश स्तर की बड़ी खबरें थी। शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लोग? हाँ, शेयर करते रहें सर आप। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर से क्या कुछ खबर है, तो डॉक्टर दंपत्ति की सरेआम गोली मार करके हत्या की गई थी और उसके बाद एक आरोपी ने तो सरेंडर कर दिया था पुलिस के सामने और दूसरे आरोपी की अभी तलाश जारी है। और हत्या में काम आई बाइक को पुलिस ने नादनपुर जंगलों से बरामद भी कर लिया है। आरोपी अनुज गुर्जर के भाई को गिरफ्तार किया गया है और कार भी पुलिस ने जब्त की है, यानी उस पर लगातार कार्रवाई अब जारी है। कामा के पहाड़ी थाना क्षेत्र के गांव चानिया कला में OLX की गैंग के बीच एक खूनी संघर्ष हुआ जिसमें आरिफ नामक एक युवक की मौत हो गई। पैसे के बंटवारे को लेकर के ये विवाद हुआ था और पहाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। एक और हादसा आज हुआ। दौसा के गांव पावटा की रहने वाली एक महिला थी जो गोवर्धन जी दंडवत पदयात्रा के लिए जा रही थी और हलेना में वो लोग रुके हुए थे, अपने ग्रामीणों के साथ में आई थी वो, तो रुके हुए थे और जब वो रोड क्रॉस कर रही थी NH-21 तो अचानक एक तेज़ रफ्तार आती हुई कार ने उसे टक्कर मार दी और मौके पर ही महिला ब्रिजेश कुमारी उनका नाम है, उनकी मौत हो गई। और हलेना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। हलेना पुलिस ने कार और चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो ये कार्रवाई थी वहाँ। 30 वर्षीय महिला थी ये, निर्मला देवी, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, निर्मला देवी है जिनकी मौत हुई है। और ये झालाटाला गांव के पास की ये घटना है, हलेना के पास। गौ तस्कर, अब देखो ये भी एक नए तस्कर पैदा हुए। चंदन तस्कर सुने पहले चलता था साहब, अब गौ तस्कर इनका मामला। और स्पेशली भरतपुर, धौलपुर, इनमें तो ज़बरदस्त मामला है इनका। आए दिन खबरें आती रहती हैं साहब और इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ये फायरिंग करने से, पुलिस के ऊपर हमला करने से बिल्कुल नहीं चूकते। ऐसा ही मामला सामने आया है। गौ तस्करों की सूचना मिली थी और खो थाना पुलिस ने नाकाबंदी की और ये बड़ी तेज़ रफ्तार से आए और नाकाबंदी को तोड़ करके भाग गए। पुलिस ने इनका पीछा किया। कामा पुलिस को भी सूचना दी गई जिन्होंने आगे जा कर के नाकाबंदी की। पीछा जब किया तो जो जिस स्कॉर्पियो से वो भाग रहे थे गौ तस्कर, उनकी गाड़ी के 3 टायर जो थे वो पंचर हो गए। मगर फिर भी जैसा आप साउथ की फिल्मों में देखते हो ना, स्टंट सीन, रगड़ती हुई सड़क पे जा रही थी, आग की चिंगारियाँ उगल रही थी गाड़ी, ऐसा सीन नज़र आ रहा था। लेकिन गाड़ी भी लगातार पीछा कर रही थी पुलिस की और आखिर में कई किलोमीटर तक वो गाड़ी चली पंचर टायरों से और बाद में एक पेड़ से जाकर के टकरा गई। और पुलिस ने तुरंत ही, उसमें 2 गौ तस्कर थे वो घायल हो गए, उनको गिरफ्तार कर लिया, गाड़ी को बरामद कर लिया। लेकिन कुल मिला करके ये है साहब कि इनके हौसले
बड़े तगड़े बुलंद हैं और लगातार इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं ये पुलिस वहाँ कर भी रही है। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर ज़िले से क्या कुछ खबरें हैं। एसीबी ने आज कार्रवाई करते हुए पचगांव चौकी प्रभारी को 20,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। एएसआई कुंज बिहारी ने परिवादी से मुकदमा दर्ज नहीं करने की एवज में ये रिश्वत मांगी थी और एसीबी के डीएसपी सुरेंद्र यादव ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस के अंदर रिश्वत को लेकर अभी भी भय व्याप्त नहीं है और ये लोग अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अवैध बजरी खनन माफियाओं का आतंक रामगढ़ मुराना में रात लाइट बंद करके जाते हैं, अरविंद जी कह रहे हैं। बिल्कुल अरविंद भाई, अपने यहाँ तो अब ये मामला इतना बढ़ता जा रहा है कि मत पूछिए आप। इन लोगों में किसी प्रकार का डर भय नहीं है। लेकिन अभी मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक खबर और बताई थी जो मैंने पढ़ी है और वो बिल्कुल पुख्ता खबर थी कि बजरी खनन को अब सरकार ने कुछ शर्तों के साथ में मान्यता दे भी दी है, जिसमें हमारी बनास भी शामिल की गई है। तो एक बार मैं फिर से उस खबर को खंगालूंगा, उसकी पुष्टि करूंगा कि देखते हैं इसमें क्या चीज़ निकल करके सामने आई है। और शायद हो सकता है अभी आदेश ना आए हों या ठेके वगैरह जो लीज की प्रक्रिया होती है वो ना हुई हो। बाकी मैं जितने भी ये बजरी का जो काम कर रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़, हालांकि हम आपकी मजबूरी जानते हैं कि साहब आपको भी धंधा करना है, लेकिन आम आदमी की जान के साथ खिलवाड़ मत करिए। आपने ऐसे ऐसे रास्ते निकाल लिए जहाँ से आप चोरी छुपे निकल रहे हैं और लोग परेशान हैं आपसे। एक ऐसा ही वाकया और हुआ है आज, मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको। पहले बता देता हूं, एसीबी ने आज कार्रवाई करते हुए पचगांव थाना जो प्रभारी है उनको गिरफ्तार किया। बजरी माफियाओं की जहाँ तक बात है, देखिए धौलपुर में भी आज एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल आज कोतवाली थाना इलाके के गांव मोरौली स्थित भैरागापुरा में एक महिला ने बजरी से भरी ट्रॉली को रोका तो बजरी माफियाओं ने महिला पर गोली दाग दी। गोली जो है महिला की जांघ में लगी। बचाव में आए ग्रामीण और उस महिला के पति को भी लाठियों से पीटा गया। सूचना पर पुलिस पहुंची। पति का नाम लौहरेलाल है और जो घायल महिला है 28 वर्ष की ब्रजेश कुमारी है। इनका इलाज जारी है। दरअसल क्या है, वो महिला और का घर जो है वो रास्ते में था और एक ऐसा रास्ता निकाल लिया था बजरी माफियाओं ने जो दिन रात तेज़ स्पीड में वहाँ से निकलते थे। महिला कई बार पहले भी इसकी शिकायत कर चुकी थी लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की और अंजाम ये हुआ कि आज वो खुद आगे खड़ी हो गई और उसने ट्रॉलियों को रोक लिया। लेकिन वो क्या करती, उससे पहले तो बजरी माफिया ने तुरंत गोली चला दी, गोली दाग दी उसके ऊपर। मतलब पुलिस के साथ साथ अब आम आदमी की जान के दुश्मन भी ये लोग बनते जा रहे हैं। आप देखिए ट्रॉलियों के नीचे दब करके या तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से कितने लोग हैं जो काल के गाल में समा गए। बहुत खबरें आती हैं सर, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि प्रशासन क्यों आंख बंद करके पड़ा है और जब खबरें चलती हैं तो बिल्कुल कार्रवाई की है साहब। आज इतनी ट्रॉली जब्त करी, आज इतना। अरे सर, ट्रॉली जब्त करने से या इनसे कुछ नहीं होगा। सरकार के कानों में जाकर के घंटी बजाओ कि साहब ये हमारे लिए भी जी का जंजाल बनते जा रहे हैं और सरकार को भी नुकसान हो रहा है, कोई चपेट लगी रही है रेवेन्यू की। स्थायी समाधान निकालो ना प्रभु इसका। ऐसे कैसे काम चलेगा। बजरी रुक भी नहीं रही और बजरी पर रोक भी है। रोकोगे तो दादागिरी होगी, या तो आम आदमी मरेगा या पुलिस वालों पर हमला होता है। पुलिस का मुंह काला होता है कि साहब हर थाने की बंदी हुई है इसलिए बजरी की ट्रॉलियाँ निकल रही हैं। लेकिन उम्मीद ये करते हैं, मैं एक बार फिर से उसको रिव्यू करूँगा सर, देखूँगा वो आदेश क्या था कि बजरी खनन को सरकार ने मान्यता दे दी है। ये तो मैं श्योर कह रहा हूँ। चलिए, तो ये धौलपुर से 2 बड़ी खबरें थी। अब चलते हैं करौली की तरफ। हमारा नज़दीकी ज़िला है तो उसकी खैर खबर रखना भी ज़रूरी है। चलिए, एसीबी ने आज वहाँ भी कार्रवाई की है। हिंडौन में की जो नगर परिषद है उसमें एक संविदा कर्मी था योगेश शर्मा। वो पहले वहाँ काम करता था संविदा पर, बाद में वो वहाँ से हट गया। लेकिन क्योंकि जब काफ़ी लंबे टाइम तक उसने काम किया तो सबके से अच्छी उसकी सेटिंग हो गई नगर परिषद में। वो दलाली का काम करने लगा और इसी के चलते आपको मैं बताऊं, गणेश बंसल नाम का एक महू का रहने वाला व्यक्ति था। उसने पट्टा बनवाया और पट्टा बनवाने की एवज़ में दलाल के रूप में सक्रिय योगेश शर्मा ने 12,000 रुपये की मांग की और 2 अन्य कर्मचारियों को भी वो पैसे देने थे। इसकी शिकायत उन्होंने करौली एसीबी को कर दी थी और वेरिफिकेशन होने के बाद में डीएसपी जो है अमर सिंह जी, उनके नेतृत्व में आज कार्रवाई की गई एसीबी के द्वारा और 12,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया गया योगेश शर्मा को। पूछताछ जारी है कि वो और कर्मचारी कौन थे भाई साहब जिनके लिए भी आप दलाली कर रहे थे और रिश्वत मांगी जा रही थी। तो वही बात है, पहले एक खेल होता था ना
सतोलिया या कौन सा खेलते थे, अब तो जेल में जाना ही पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। तो जब लगातार ऐसी भी कार्रवाइयाँ कर रही है ना, तब भी कुछ बेशर्म लोग ऐसे हैं जो अभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं। अच्छी खासी मोटी तनख्वाह मिलती है और उसके बावजूद भी अभी इन लोगों का पेट भरा नहीं है सर। ताज्जुब की बात है। चलिए, कोरोना जो है करौली में धीरे धीरे शून्य की ओर जा रहा है। आज मैं आपको बताऊं 251 सैंपलों की जांच हुई, जिनमें 4 पॉजिटिव मिले हैं और पूरे करौली शहर में तो केवल 1 पॉजिटिव केस आया है, केवल 1 करौली शहर में। वहीं पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई कर भी रही है, हर ज़िले में ही कर रही है। जो उल्लंघन कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइन का, उनके खिलाफ, वाहनों के खिलाफ है या बिना मास्क के कोई निकल रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अगर देखा जाए तो एसपी मृदुल कछावा के निर्देशन में उल्लंघन करने पर 102 वाहनों पर कार्रवाई की गई। वहीं 579 लोगों से 59,000 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया गया। ये कल से आज तक की अपडेट है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर ज़िले। हमारे ज़िले से क्या कुछ खबरें हैं। पूरे ज़िले में गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है। एक तो ये है, आप देख सकते हैं, जिस यहाँ से हम जब लाइव कर रहे हैं एक पत्ता भी नहीं हिल रहा सर, हवा बिल्कुल गायब है और गर्मी और शरीर में जो चिपचिपाहट है ना वो बरकरार है। हालांकि राहत की बात यह है कि थोड़ा थोड़ा मौसम कभी कभी बीच बीच में सुधरता है ना, तो ये थोड़ी सी राहत दे जाता है ना, ब्रेक के बाद। जैसे कल था तो कल रात को ज़्यादा गर्मी नहीं थी, राहत थी थोड़ी सी। अब आज फिर वही कंडीशन है, लेकिन फिर भी मौसम विभाग ने कहा है पश्चिमी विक्षोभ के चलते अभी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि साहब 17 जून या 18 जून तक मानसून आ सकता है, मगर हमें लगता नहीं है, क्योंकि इतिहास उठा करके आप देख लीजिए, राजस्थान में ज़्यादातर जुलाई के पहले सप्ताह में ही अच्छी तरीके से शबाब पर आता है मानसून और तब बारिश होती है। किसान जो है खेती काम में जुट चुका है, जो जुताई करना है अपने खेतों में, जो भी खरपतवार है उसको हटाने का काम है, ज़मीन की उर्वरता को बढ़ाने का काम है, खाद डालने का काम है, उसमें जुट चुका है। सवाई माधोपुर ज़िले में यही चल रहा है और ज़िले में कोरोना की स्थिति लगभग शून्य है। मैं आपको बता देता हूँ, आज 140 सैंपल लिए गए जिनमें 1 पॉजिटिव मिला है। 140 सैंपलों में 1 पॉजिटिव मिला है। वहीं 23 लोग ठीक हुए हैं। ज़िले में अब 127 एक्टिव केस हैं पूरे ज़िले में। पूरे ज़िले में 127 लोग ऐसे हैं जिनका इलाज अभी हॉस्पिटल्स में जारी है। ज़िला अस्पताल में 22 और गंगापुर सिटी में 7 मरीज़ भर्ती हैं, बाकी बेड खाली हैं। तो ये कोरोना की अपडेट है और सब कुछ ठीक है, कंट्रोल में है। लेकिन वही बात आई सर, चाहे सवाई माधोपुर की बात कर लें, वहाँ से भी आज हमारे रिपोर्टर ने शायद दिखाया था भीड़ भाड़, और वो सुबह लाइव चलाया था माधोपुर से। और गंगापुर की बात करें तो गंगापुर में भी देखो आप, बेहताशा भीड़ बढ़ रही है सर। अच्छा, एक नई तरीके की संस्कृति और पनप रही है गंगापुर में। प्रशासन ने शायद गौर नहीं किया या कर भी रहा होगा तो आंख मूंद करके बैठा है, और वो है ठेलों की परंपरा। इनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रशासन के लिए, ये सही बता रहा हूँ मैं आपको। एक ऐसी परिपाटी और एक ऐसी परंपरा इस कोरोना ने शुरू कर दी है कि जहाँ ज़िंदगी में कभी ठेले लगते नहीं देखे ना हमने, वहाँ भी ठेले लगने शुरू हो गए। और आप कहीं भी देख लो सर, लंबा का लंबा रेला। ये लोग गलियों के रास्तों को इन्होंने बंद कर दिया, दुकानों को आगे लगा रखा है। आप सोचिए जब स्थिति सामान्य होगी तो क्या आप हटा पाओगे इनको? फिर बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन खड़े हो जाएंगे जो ये कहेंगे साहब गरीबों पर प्रहार कर रहे हो आप। एक तरफ तो नगर परिषद ये कह रही है कि साहब अतिक्रमण मुक्त करना है हमको गंगापुर को, ये सबसे बड़ा जी का जंजाल है और इस पर अभी से गौर करना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। लगातार ठेले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पार्किंग का तो खैर अपने यहाँ कोई नियम है ही नहीं, जिसको जहाँ जगह मिले ना, मेरी गारंटी आप गंगापुर में बीच रोड पे मोटरसाइकिल खड़ी करके चले जाओ, लोग बगल में होकर निकल जाएंगे, जगह देख के निकल जाएंगे, पर कोई ये नहीं कहेगा कि भाई साहब ये बीच रोड पे एक गाड़ी खड़ी कैसे कर दी तुमने। ये कंडीशन होती जा रही है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो आप देखना 7 तारीख या 8 तारीख के बाद में जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, पूर्ण लॉकडाउन जो है वो हट जाएगा जैसा अनुमान है, फिर क्या हालात होने वाले हैं। ये ठेले वाले वहीं रहेंगे, ये नो पार्किंग वहीं रहेगी, सब कुछ वहीं रहेगा। और फिर देखना आप, शहर में भीड़ बढ़ेगी, दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो हटने वाले हैं नहीं। इन्होंने तो ऐसा साम्राज्य बना लिया अब साहब, जैसे बस्तियाँ बस्ती है ना, ऐसी बस्तियाँ बन गई अब। लगातार फल सब्जी के ठेले जो है ना वो बेहताशा बढ़ गए अब शहर में। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको कमाने का हक नहीं है, ये याद रखना, सिक्के के दोनों पहलू हमेशा देखने चाहिए। मगर ये भी सच है
कि इन्हें इस तरह रोड पर अतिक्रमण करना और दूसरों के रास्ते रोकने का भी अधिकार नहीं है। प्रशासन को बहुत गंभीरता से इस बात को बैठ करके सोचना पड़ेगा कि इनके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है बेहतर, वरना ये एक ऐसी परंपरा और एक परिपाटी जन्म ले चुकी है अब हिंदुस्तान में सर, ये अतिक्रमण जो जी का जंजाल बनती जा रही है। आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बाजार सिकुड़ते जा रहे हैं, अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, फिर कैसे काम चलेगा? और इसी के चलते अपराध भी बढ़ते हैं, लोगों में गुस्सा बढ़ता है। तो सवाई माधोपुर ज़िले से भी लगातार इस तरह की खबरें हमारे पास में आती है। प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल कल सवाई माधोपुर के दौरे पर रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे लगभग 11:30 बजे, और वहाँ से फिर वो बूंदी के लिए रवाना होंगे। ज़िले में 8 जून से वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म जो है वो शुरू हो सकता है। अभी बंद कर रखा था कोरोना के चलते, तो उम्मीद ये करते हैं रणथंभौर वन अभयारण्य जो है वो शुरू हो जाएगा। और एक खबर और आई है कि वहाँ जो एरोहेड नाम की टाइगर थी, उनकी जो 2 बेटियां हैं, जिनके बारे में कई बार हम आपको बता चुके हैं, रिद्धि और सिद्धि, जो टेरिटरी को लेकर के लगातार लड़ती रहती हैं एक दूसरे से। शानदार वीडियो उनके कई बार वायरल हुए, खतरनाक लड़ाई होती है साहब दोनों बहनों में। तो उनमें से एक को यहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है सरिस्का में, ये हमारे पास में खबर आई है, क्योंकि दोनों बहनें अब अपना अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहती हैं। और ये कुछ नियम होते हैं शेरों के, बाघों के, तो वो है मामला। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कल मुलाकात की, कलेक्ट्रेट पर धरने पे भी बैठे, पेड़ के नीचे जमाया बिस्तर और बैठ गए। ये तो उनकी हमेशा से परंपरा रही है। और बिगड़ती कानून व्यवस्थाओं को लेकर के, पीड़ित परिवारों को साथ लेकर के वो कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। प्रमुख मांगें प्रशासन के सामने रखी हैं, और 3 जो प्रमुख मांगें थी उनको आश्वासन मिलने के बाद में अब उन्होंने अपना धरना स्थगित कर दिया है। जो पीड़ित परिवार थे उन्होंने भी सहमति जता दी है, और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने धरना समाप्त कर दिया। लेकिन ये भी प्रशासन को साफ साफ कहा है कि 7 दिन बाद वो फिर से फीडबैक लेंगे क्या कार्रवाई हुई, और अगर नहीं हुई तो वो फिर कूच करेंगे सवाई माधोपुर की तरफ। यानी पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए और कानून व्यवस्था ज़िले की सुधरनी चाहिए। लगातार जिस तरह से हत्या, लूटपाट, दुष्कर्म की घटनाएं आ रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और चाइल्ड लाइन की टीम ने आज एक बाल विवाह रुकवाया, और बड़ा लंबा घटनाक्रम चला साहब इसमें। आपको मैं बताऊं, चाइल्ड लाइन की जो हेल्पलाइन नंबर है 1098, उस पर किसी ने सूचना दी थी कि साहब एक 12 वर्षीय बालिका का विवाह हो रहा है। और उसके बाद में जो हेल्पलाइन की टीम है, पूरी प्रशासन की जो टीम है, उसने पूरी पड़ताल की कि कहाँ का ये मामला है। तो बामनवास तहसील के सीतापुरा गांव का ये मामला था। 5 जून को ये विवाह होना है, और पूरी जब मालूमात की तो पता चला कि चोरू जिला टोंक से बारात आने वाली थी और सीतापुरा में, और 12 वर्षीय बालिका के साथ ये विवाह होना था। अच्छा, इसमें एक चीज़ और निकल करके सामने आई है कि कोई दलाल है नाहर सिंह, जिसने 2 लाख रुपए का लालच दे करके और बालिका के परिजनों को राजी कर लिया था इस विवाह के लिए। पुलिस आज वहाँ पहुँची, प्रशासन आज वहाँ पहुँचा, तो उससे पहले ही परिजन जो है बालिका को लेकर के यहाँ से फरार हो गए। जब और तफ्तीश की तो पता चला कि साहब बालिका को वो पहले ही वहाँ लेकर के पहुँच गए, कहाँ, जहाँ उसकी शादी होने वाली थी, ताकि गुपचुप तरीके से उसकी शादी करवाई जा सके। पुलिस ने तुरंत यहाँ से मैसेज किया वहाँ के प्रशासन को, और चौथ का परवाड़ा की जो SDM है उनको भी फ़ोन किया। वहाँ से टीम पहुँची और आखिर में उस बच्ची को और उसके परिजनों को बरामद कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, और उनको पाबंद भी किया गया है। और कुल मिलाकर के है कि चाइल्ड लाइन की जो टीम है उसकी मदद से एक बच्ची का जीवन बर्बाद होते होते बच गया, वरना एक और बालिका वधू जो है वो कहीं ना कहीं शिकार हो जाती। तो ये बात है। अब चलते हैं गंगापुर सिटी, यानी हमारे यहाँ से क्या कुछ खबरें हैं। देखिए सर, खबरें इतनी हैं कि क्या बताएं। बिजली के बिलों का टेंशन शुरू हो चुका है, और आने वाले जो विवाद है ना वो अब इन्हीं से आने वाले हैं। हर रोज़ बिलों में धांधली अब देखने को मिलेगी। विभाग अपनी गलतियां कभी ना तो अब से पहले मानी और ना आगे मानने वाला है, क्योंकि इनका जो टेक्निकल इशू है ना साहब, इसको समझाना इतना आसान काम नहीं है और समझना भी आसान काम नहीं है। एक तो ये मीटर किराया भी ये लेते हैं, स्थायी शुल्क भी ये लेते हैं, है ना, और कितनी यूनिट उपभोग हो रहा है, कितने दिन का क्या है, कैसे रीडिंग आई है, भगवान जाने साहब कितने तरह की राशि लगाई जाती है।
आज तक इसी को नहीं समझा पाया कोई, और आम उपभोक्ता समझ भी नहीं पाया। तो इनको लेकर के लफड़ा होने वाला है। बिजली कटौती है वो तो जारी है, वो अभी भी चल रही है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें परसों, हालांकि हम देखिए जो अंधड़ और तूफान आया था, बिल्कुल हम इस बात को मानेंगे कि बहुत ज़्यादा नुकसान बिजली विभाग को झेलना पड़ा, और टीम ने जो काम किया, अथक मेहनत की, वो काबिल तारीफ़ थी। सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी देर रात तक लगे रहे सर, इसमें कोई शक नहीं है। और एक एक इलाके की जो सप्लाई है, विद्युत सप्लाई है, उसको चालू करते गए। कल मुझे कुछ कर्मचारी मिले, वो कह रहे थे साहब सुबह 5 बजे घर जा कर के सोए हम, मतलब सुबह 3 बजे या 4 बजे तक जा कर के पूरे गंगापुर क्षेत्र की विद्युत सप्लाई शुरू हो पाई थी। आप सोचिए 47 पोल टूट जाना मायने रखता है, कितने बड़े एरिया को उसने प्रभावित किया है। लेकिन टीम ने शानदार काम किया। हालांकि लोगों को धैर्य का परिचय देना चाहिए था। यहाँ से लाइव ख़त्म करने के बाद में हम सीधा पावर हाउस गए थे, तो वहाँ जयन महोदय भी बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ भी लोग पहुँच रहे थे, साहब आप फ़ोन नहीं उठाते हो, और साहब लाइट नहीं आ रही, सुबह की गई है, 3 बजे की गई है, 2:30 बजे की गई है। लेकिन कर्मचारी लगे हुए थे काम करने, क्योंकि देखिए अचानक जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है ना, तो अब उसका तो क्या है। लेकिन बिल्कुल कमर कस के तैयार हुआ बिजली विभाग और सुचारू रूप से कर दी। लेकिन कटौती अभी भी जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों से अभी भी शिकायतें आ रही हैं, ट्रांसफार्मर समय पर नहीं बदले जा रहे हैं। कुछ गांवों से तो ऐसी शिकायत आई है, जैसे आज कहीं से मेरे पास फ़ोन आया था, सदलालपुर उमरी से या कहाँ से, कि साहब जानवरों को पीने के लिए पानी भी नहीं भर पा रहे हम। लाइट सुबह की गई हुई है, 1 घंटे भी अगर दे देते ना तो कुछ काम चल जाता। ये कंडीशन है। अब ये क्यों हो रहा है? सरकार में अचानक ये ऐसा क्या आ गया कि साहब बिजली की कटौती शुरू कर दी? क्या बिजली का उत्पादन अचानक इतना कम हो गया? क्यों नहीं सरकारें इस मामले पर ध्यान दे रही हैं कि साहब आम आदमी चिल्ला रहा है और हम उसको राहत ही नहीं दे पा रहे हैं। यही हाल पानी का है। L&T वालों का तो कहना ही क्या है, आगे से अमृत योजना की लाइन जुड़ती जा रही है, पीछे से L&T वाले तोड़ते जा रहे हैं, हज़ारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही सर, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। कुल मिलाकर के ये है, चाहे विधायक महोदय कितना ही चिल्ला लें, चाहे SDM महोदय कितना ही चिल्ला लें, ये इतने बेशर्म हो चुके हैं कि इन्होंने तालमेल ही नहीं है इनके बीच में। सीवरेज वालों का अमृत योजना वालों से तालमेल ही नहीं है कि कैसे करना है हमको काम। नए बाज़ार में पहले तो अमृत योजना वालों ने काम करा, कनेक्शन कर दिए, पानी आने लग गया, पेचवर्क कर दिया, काम फिनिश। अब L&T वाले पहुंच गए, चलाया धड़ 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 धड़, पूरे को तोड़ दिया, चली बकेट। सारे जो कनेक्शन अमृत योजना वालों ने करे थे वो तोड़ दिए, निकाल के बाहर पटक दिए, ये लो साहब। अब ये पेचवर्क कर जाएंगे, उससे पहले उनको फिर वापस जोड़ने आना पड़ेगा। यही करते रहो, है ना, तूमा पलटी, आगे तो काम करो ही मत। अवैध कनेक्शन लोगों ने अपनी मनमर्जी से कर लिए, करना ही था। जब उनको पानी नहीं मिल रहा तो क्या करते? उस दिन पदम जी कह रहे थे कि चलो अवैध को वैध कर दो। नहीं साहब, उसमें भी एक गड़बड़ है। किसी ने इतना मोटा पाइप लगा लिया, किसी ने कहीं से कनेक्शन कर दिया, किसी ने कहीं से कर दिया, कोई मानक ही नहीं है। ऐसे काम नहीं चलेगा। सबको बराबर इक्वल पानी मिलना चाहिए। टाइमिंग है वो सेट नहीं हो पा रही। आज मेरे मोहल्ले में, मेरी कॉलोनी में तो शायद अभी 5:30-6 बजे नल आए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, और ये तो ऐसी चीज़ें हैं साहब जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और सरकार को ये सोचना चाहिए कि इसके चक्कर में तो करोड़ों रुपए का घोटाला और हो रहा है। लोग परेशान हैं, लोगों को सुविधाएं आप दे नहीं पा रहे, करोड़ों रुपए खर्चे भी हो रहे हैं, समय पर काम भी नहीं हो रहा, तो फिर हो क्या रहा है? चैम्बरों की हालत है वो लगातार हम बताते आ रहे हैं कि बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जिनमें अभी से सीवरेज जो है वो ओवरफ्लो हो गई, ढक्कन टूट गए। इनको क्यों नहीं देखा किसी ने? प्रशासन इनको जाकर के क्यों नहीं देखता है? जवाबदेही किसकी है ये समझ में ही नहीं आ रहा। गंगापुर में हालात इतने बुरे होते जा रहे हैं, अगर बारिश हुई तो ये शहर हादसों का शहर बन जाएगा साहब, ये बिल्कुल। और अगर प्रशासन अब भी नहीं चेतता है तो फिर हम भी क्या करें? बार बार घंटी बजा रहे हैं, मगर जब बिल्कुल ही अंधे बन गए, आप बिल्कुल बहरे बन गए, तो फिर काम कैसे चलेगा? जनता भी ज़्यादा पेशेंस नहीं रखेगी साहब, ये भी ध्यान कर लेना। ये तो ठीक है कोरोना था इसलिए थोड़ा सा शांत बैठे थे लोग घरों में, वरना फिर क्योंकि कौन देखेगा इन चीज़ों को? पीने का पानी मुझे नहीं मिल रहा, बिजली मुझे नहीं मिल रही, सीवरेज और आपने मेरी छाती पे रोप दी, वहाँ से पूरी बदबू फैल रही है मेरी कॉलोनी में। इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। ये रिक्वेस्ट है हमारी प्रशासन से। आज एक मामला और आया था, इलाज के दौरान महिला की मौत, और जयपुर के पास एक गांव है, वहाँ की वो रहने वाली थी, ससुराल यहाँ मदीना मस्जिद के पास में था, और
काफ़ी हो हल्ला हॉस्पिटल में हुआ था। हालांकि दोनों ही परिजनों ने कहा कि साहब बीमारी के चलते इसकी मौत हुई है। तो वो एक मामला था। और बौली के बाज़ारों से वहाँ से भी खबर आई है कि साहब ज़बरदस्त भीड़ है, मिनी अनलॉक का लोग जम के लुत्फ़ उठा रहे हैं साहब। उनको तो ऐसे लग रहा है जैसे पिकनिक हो गया, सब कुछ सामान्य हो गया। जबकि बौली में केस कम नहीं आए थे, बौली में बहुत केस आए थे साहब। मगर लोगों को परवाह नहीं है, लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं है। लोग वापस उसी तरीके से आगे फॉर्म में। लोगों को खुद सोचना पड़ेगा कि अगर अभी कुछ भी सामान्य नहीं हुआ है, कहते हैं ना कोरोना कम हुआ है, गया नहीं है अभी तो वो बैठ रहा है, दूर बैठ कर के है ना, देख रहा है आपकी सारी गतिविधियों को। जब उसको लगेगा कि ना हाँ अब ज़्यादा आगे मेरे पास में आदमी, चलो फिर से शुरू हो जाओ। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा, तब जा कर के ही स्थिति को काबू पाया जा सकता है। पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, जो भी उल्लंघन कर रहे हैं उसको लेकर के, और कार्रवाइयाँ हो तो रही हैं, चालान भी कट रहे हैं। लेकिन वही बात आई है कि कई जगह से ऐसी भी शिकायतें आई है। आज शाम को एक लोको पायलट है, बामनवास के रहने वाले गणेश उनका नाम है, उनका मेरे पास में फ़ोन आया था कि साहब मेरा जो भतीजा है मेरी मिसेज़ को छोड़ने के लिए स्टेशन आया था, और जैसे ही वो छोड़ करके स्टेशन से बाहर निकला तुरंत साहब पुलिस वालों ने पकड़ लिया, चालान कटवाओ। उसने टिकट भी दिखाया कि सामने मेरी चाची को छोड़ने आया हूँ। उसने मेरी बात भी करवाई। मैंने उनको कहा कि साहब मैं लोको पायलट हूँ, रेलवे में मेरी ये है, मैं आईडी आपको भेज देता हूँ अगर आप चाहो तो, लेकिन अगर कोई छोड़ने आया तो आप उसका चालान क्यों काट रहे हो? बोले नहीं, चालान तो कटाना पड़ेगा, और 200 रुपये का उसका चालान काट दिया। इन्हीं बातों को लेकर के तो हमने पहले ऑब्जेक्शन किया था आपसे कि मौजूदा स्थिति जो है ना, वहाँ जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको देखनी पड़ेगी। इतनी अकल तो उनको लगानी पड़ेगी कि जब मैं एविडेंस दे रहा हूँ, साहब मैं वैक्सीन लगवाने जा रहा हूँ, नहीं कटवाना पड़ेगा आपको। तो ये थोड़ी सी अच्छी बातें नहीं है, और लोग इसीलिए आपसे शिकायतें करते हैं। फिर आप कहोगे आप इस तरह की खबरें चलाते हो। अच्छी खबरें भी चलाते हैं साहब आपकी हम, लेकिन काम तो अच्छा करोगे तो ही तो चलाएंगे ना। गलत कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो तो फिर कैसे चलेगा। गंगापुर सिटी से यस एक बड़ी खबर आई है। गंगापुर सिटी फर्जी एसीबी अधिकारी को गिरफ्तार किया है। फर्जियों की बाढ़ आ रही है गंगापुर में, बहुत सारों की, है ना। तो वो फर्जी एसीबी का अधिकारी था। आरोपी मोहम्मद शादाब निवासी महूकला को गिरफ्तार किया है, और सदर थाना प्रभारी राजकुमार मीणा की टीम ने कार्रवाई की है। एसीबी मुख्यालय से ये शिकायत मिली थी कि व्हाट्सएप पर उसने ये प्रोफाइल लगा रखा था एसीबी का लोगो, और खुद के नंबर को एसीबी हेल्पलाइन के बारे में कर रखा था। लगातार शिकायत मिल रही थी, और इस बारे में मामले दर्ज करके रुपए ऐंठने का कार्य भी वो करता था। एसपी सुधीर चौधरी, एसीबी एएसपी सुरेंद्र शर्मा ने इस घटना का शिकायत का सत्यापन किया, और उसके बाद में ठिकानों पर दबिश दी, और एसीबी एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो फर्जी एसीबी अधिकारी भी गंगापुर के महूकला से पकड़ में आया है ना। ब्रेकिंग न्यूज़। अभी तो देखो और कितने फर्जी पकड़ में आते हैं, नज़रें हमारी भी है। ठीक है, तो ये आज की बड़ी खबरें थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और जो भी खबरें हैं आपके पास में आसपास में कोई शिकायत है तो बिल्कुल हमारे पास भेजिए। हम फ़ोन उठाएं या ना उठाएं। कई बार आप लोग कहते हैं साहब आप फ़ोन नहीं उठाते। देखिए सर, हमारा सारा काम ही तो फ़ोन से चलता है। आपके फ़ोन उठाने के चक्कर में अगर दिन भर उठाते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। आप भेज दें, मैसेज कर दें। अगर हमको लगता है कि हाँ खबर है पुख्ता और चलाने लायक है तो चलाएँगे, लेकिन ये नहीं छोटी छोटी खबरें जैसे आज किसी ने भेज दिया, देखो अजय जी ये भीड़, अब हम क्या करें, हम क्या करें। आज एक ने मुझे किसी ने फ़ोन किया कि साहब हमारे यहाँ है ना वोडाफोन की जो सर्विस है वो बंद हो जाती है जैसे ही लाइट जाती है। अब इसमें हम क्या करें या लाइट वाले क्या करें। लाइट वाले तो लाइट दे रहे हैं, ये कंपनी का मामला है कि जो BTS उन्होंने लगाया है वहाँ जनरेटर की व्यवस्था है या नहीं है। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात, ये भी एक बड़ा इशू है साहब। देखिए जैसे अब केंद्र सरकार ने अभी कदम उठाया है ये फेसबुक व्हाट्सएप और इनके खिलाफ, ऐसे ही कंपनियों के खिलाफ भी उठाना पड़ेगा कि आपके प्रतिनिधि जो हैं वो फ़ोन उठा करके लोगों को संतुष्ट करें और संबंधित शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। लोग परेशान हैं साहब, 4G की स्पीड का वादा करके रिचार्ज करवा रहे और 2G की भी नहीं दे रहे। बड़ी बड़ी कंपनियां जो दावा कर रही हैं, ये देखो, और इसने भी मान लिया साहब हमारी स्पीड सबसे ज़्यादा है। कुछ भी नहीं है, हम हर कंपनी का इस्तेमाल करते हैं हम नेट, लेकिन वही कंडीशन है। तो कुल मिला करके यह है, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उम्मीद कर रहे हैं आपको पसंद आया होगा हमारा ये चैनल।
दूसरी बात ये है कि आप भी अपने आसपास की जब खबरें भेजें ना तो पूरी पुख्ता जानकारी के साथ में भेजें सर। ऐसा ना हो आप भी हंसी के पात्र बन जाएं और हम पर भी उंगलियां उठें, ठीक है ना। बाकी आपकी समस्याओं के लिए आपको खुद को जागरूक होना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे मैं फिर कह रहा हूँ, सरपंचों से मिल करके और अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करवाएं। परिवहन विभाग का भी एक बड़ा फैसला आया है, अब सभी एम्बुलेंसों में GPS की डिवाइस लगाई जाएगी और निजी एम्बुलेंस है उसमें भी लगेगी। और देश का पहला राज्य राजस्थान है जिसने ये जारी कर दिया है आदेश। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो है वो खुद इसमें काफ़ी दिनों से इंटरेस्ट ले रहे थे और ये अच्छी बात है, नज़र रखी जानी चाहिए। पानी के टैंकरों पर आप भी नज़र रखिए, उनमें भी हमने जब मालूम की तो पता लगा कि साहब सब में GPS लगा है, पर मुझे लगता नहीं है कि GPS लगा होगा, 1 महीने का टाइम दिया है ना। तो वो बात है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और हाँ, एक खबर और बता दूं मैं जाते जाते, हमने आपको बताया था कल जैसे शुक्रवार है, कल हमारा अनछुए पहलू नहीं आएगा, लेकिन कल आएगा बड़ा मुद्दा। और बड़ा मुद्दा होगा बेरोज़गारी और कोरोना। कोरोना के इस काल ने भर्तियों को कितना प्रभावित किया है, क्या कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है, क्या कुछ भर्तियों को लेकर के सरकार का पेच फंसा हुआ है, कितनी भर्तियां अटकी हुई हैं, आने वाले समय में स्टूडेंट्स को क्या करना है, भर्तियां किस तरह तैयारी करें, इन सारी चीज़ों को लेकर के कल एक बड़ी बहस और बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकर के आएंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे। तो कल का जो प्रोग्राम है वो ज़रूर देखना, शेयर भी करना। तो बिल्कुल कल एक बड़ी जो पहल है वो हम आपके लिए करेंगे। हमने आपसे वादा किया था कि इस पर एक अलग से हम डिबेट रखेंगे और आपको तमाम जानकारियाँ देंगे। तो कल ज़रूर देखिएगा और आज भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।